नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो? हमारा जनवरी का करंट कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, जो जो बिंदु जो जो टॉपिक हमारे रह गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारे कितने वीडियो कंप्लीट हो गए? 3 हो गए। 3 वीडियो हमने बना लिया जनवरी की रिगार्डिंग। ठीक है, अभी चर्चा में आपने सुना होगा भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। नाम सुना है? G20 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अनौपचारिक संगठन है। उसमें लगभग विश्व के विकसित विकासशील 20 देशों का समूह है ये, और उसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। 1 साल के लिए मिली है। अध्यक्षता मिली है तो जो भी G20 के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं वो भारत में होंगे, और भारत में भी जो शेरपा सम्मेलन है वो राजस्थान में हो रहे हैं इस समय, इसलिए राजस्थान के रिगार्डिंग थोड़ा ज्यादा चर्चा में। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। G20 शेरपा सम्मेलन, G20 शेरपा सम्मेलन किसके बारे में लिखे हैं? G20 शेरपा सम्मेलन। शेरपा कौन होता है? प्रतिनिधि होता है। G20 के जो सदस्य देश हैं, जो भी जुड़े हुए देश हैं, उनका कोई जो प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं कि हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन कौन देगा, ये देंगे, और इनको क्या कहेंगे? शेरपा। जैसे भारत ने G20 के लिए अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त कर रखा है। भारत का शेरपा कौन है? भारत का अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। तो ये जो भी शेरपा है, इन सभी का सम्मेलन आयोजित किया गया है। और सब पहला सम्मेलन तो किया गया था उदयपुर में, और दूसरा हुआ है जोधपुर में, इसलिए ज्यादा चर्चा में है। जो फर्स्ट सम्मेलन है कहां पर हुआ था? उदयपुर में। ठीक है, सेकंड सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये जोधपुर में, जोधपुर में हुआ है। और जोधपुर वाला जो सम्मेलन है, इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। इतना ही ध्यान रखना है कि शेरपा सम्मेलन एक तो उदयपुर में हुआ और दूसरा कहां पर हुआ? जोधपुर में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस समय भारत G20 का क्या है? G20 का अध्यक्ष है। नवंबर 2023 तक है ये, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि G20 इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पूरे विश्व की 85% GDP आती है। 85% GDP G20 देशों के पास ही है, 20 देशों के पास। उसकी अध्यक्षता भारत के लिए गौरव का पल है। ठीक है, और इस अध्यक्षता के दौरान ही कुछ शेरपा सम्मेलन आयोजित किए गए। शेरपा कौन होता है? प्रतिनिधि। जैसे भारत का G20 का प्रतिनिधि कौन है? अमिताभ कांत। भारत का शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। कहां पर हुआ फर्स्ट सम्मेलन? उदयपुर में। सेकंड कहां पर है? जोधपुर में। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। समझ गए? तो आप इसे लिख लीजिए, G20 शेरपा सम्मेलन। G20 शेरपा सम्मेलन। लिखो, भारत का शेरपा अमिताभ कांत है। भारत का शेरपा अमिताभ कांत है। फर्स्ट सम्मेलन उदयपुर, फर्स्ट सम्मेलन उदयपुर। सेकंड सम्मेलन जोधपुर, फर्स्ट सम्मेलन उदयपुर, सेकंड जोधपुर में।
और जोधपुर में जो सम्मेलन है उसकी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, कि संपूर्ण विश्व क्या है? एक परिवार है पूरा। इसको लिख लेना नोट पे, नोट लास्ट में। इस समय भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, या फिर इस समय G20 का अध्यक्ष भारत देश है 1 वर्ष के लिए। G20 का अध्यक्ष भारत देश है। क्लियर? तो जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में बताया था कि राजस्थान के करंट में 3-4 पॉइंट ही है, कोई नई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई चर्चा में व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई योजना हो सकती है सरकार की, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई अभियान हो सकता है। जैसे अभियान हमने देखा, कोई चर्चा के सम्मेलन हो सकते हैं, कोई राष्ट्रपति महोदय का मूवमेंट हो सकता है, प्रधानमंत्री महोदय का मूवमेंट हो सकता है। उसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे जो भी राजस्थान सरकार द्वारा नीति संचालित की जा रही है। हो सकता है कि नई नीति भी हो सकती है, या फिर पुरानी नीति में कोई अमेंडमेंट किया गया हो, कोई भी अमेंडमेंट किया गया हो। तो अभी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नीति है जहां से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, MSME नीति। क्या पढ़ेंगे? MSME पॉलिसी नीति। सरकार की एक नीति है, इसका पूरा नाम है 2022 सरकार की नवीनतम MSME पॉलिसी है। ये जो भी पॉलिसी है, जो भी अभियान है, क्यों चलाए जाते हैं? कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई समुदाय, कोई ना कोई क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। तो इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, इनको कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा योगदान है हमारी इकोनॉमी में। हर आदमी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, हर व्यक्ति बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकता। तो छोटे छोटे उद्योगों को ध्यान रखा जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए सरकार के द्वारा, जो भी हो सके, जितनी हेल्प हो सके सरकार के द्वारा की जा सके। तो उसके लिए सरकार ने अलग से MSME पॉलिसी बना दिया। ये राजस्थान की नवीनतम MSME पॉलिसी है। कैसी है? नवीनतम MSME पॉलिसी है ये, ठीक है। अब बात करेंगे कि वास्तव में ये AM का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, और दोबारा से M का मतलब क्या है। एक तो है बड़ा M, ठीक है, फिर क्या है S, उसके बाद में M, और फिर ही है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। इस M का मतलब है माइक्रो, इसका मतलब है स्मॉल, इसका मतलब है मीडियम। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। क्या है ये? उद्योग है। इनको हम टेबल के माध्यम से ही पढ़ेंगे, और इनकी परिभाषा पहुंचता है कि सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे, लघु उद्योग किसे कहेंगे, मध्यम उद्योग किसे कहेंगे। इसकी परिभाषा के लिए 2020 में परिभाषा दी गई थी 2 आधार पर, एक तो निवेश के आधार पर और एक टर्नओवर के आधार पर। एक तो निवेश कि कितना निवेश किस में हो रहा है, और एक हो रहा है टर्नओवर, निवेश कितने रुपए उन्होंने खर्च किया, बिजनेस चालू करने के लिए कितने रुपए लगाए, इन्वेस्ट कितने किया, और उसके बाद में कितना खरीद बिक्री हो रही है, टोटल खरीद और बिक्री का टोटल टर्नओवर कितना है उसका, उसके अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा है। तो सभी ध्यान देना, सूक्ष्म उद्योग उसे कहते हैं जिसमें निवेश 1 करोड़ तक, यदि कोई उद्योग, कोई व्यक्ति 1 करोड़ तक का निवेश करे तो उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म उद्योग। 1 से 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक यदि कोई निवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? लघु उद्योग। 10 करोड़ से 50
करोड़ तक यदि कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसे क्या कहेंगे? मध्यम उद्योग। समझ गए? एक परिभाषा तो है निवेश के आधार पर। एक है टर्नओवर। यदि कोई उद्यमी 5 करोड़ तक टर्नओवर है उसका, 5 करोड़ तक इसी उसका टर्नओवर, तो उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म उद्योग। यदि 5 से 50 करोड़, 5 से 50 करोड़ तक यदि उसका टर्नओवर है तो उसे क्या कहेंगे? लघु उद्योग। और 50 से 250 करोड़, 50 से 250 करोड़ तक यदि किसी का क्या है? टर्नओवर है तो उसे क्या कहेंगे? मध्यम उद्योग। बहुत इजी है, टेबल बनाना है। 1 10 50, 1 10 50, सभी बोलो 1 10 50। टर्नओवर की बात करें 5 50 250, 5 50 250, ठीक है। ये इसका 10 गुना, ये भी इसका 10 गुना ही है, ये इसका 5 गुना है, ये भी इसका 5 गुना। पहले 10 गुना, उसके बाद में 5 गुना। ये इसकी परिभाषा है, क्वेश्चन यहीं से आता है। स्टेटमेंट बना सकता है वो कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि नवीनतम पॉलिसी कौन सी है? एमएसएमई नीति 2022। सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं? लघु उद्योग किसे कहते हैं? मध्यम उद्योग किसे कहते हैं? तो वास्तव में तो यही है। इसके अलावा काफी बातें लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य राजस्थान में उद्योगों को आगे बढ़ाना है, उद्योग के जो सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उसको आगे बढ़ाना है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, वो काफी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने यहीं से आते हैं। तो आगे लिख लो एमएसएमई पॉलिसी 2022, यह राजस्थान की नवीनतम एमएसएमई पॉलिसी है। फिर लिखो परिभाषा, परिभाषा राजस्थान की नवीनतम एमएसएमई पॉलिसी है, नीति है। और इस टेबल को मैंने जैसे बनाया है वैसे ही बनाना है। इसकी अवधि है 5 वर्ष। बहुत इजी है, आप चाहें तो क्लास में ही याद कर सकते हैं। और हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे बजट का भी पार्ट है, ये हमारी आर्थिक समीक्षा का भी पार्ट है। तो वास्तव में देखें तो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ही पार्ट है। आज के बाद में आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं, जिसमें 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर। लघु उद्योग किसे कहते हैं, जिसमें 1 से 10 करोड़ तक निवेश और 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर। मध्यम उद्योग किसे कहते हैं, जिसमें 10 से 50 करोड़ तक निवेश और 50 से 250 करोड़ तक टर्नओवर। राजस्थान में एमएसएमई की नवीनतम पॉलिसी कौन सी है? 2022। उसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष। लिख लिया सभी ने? इस पॉलिसी का ये तो देखो परिभाषा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट ज्यादा होगा हमारा, यदि सरकार को लगेगा कि इनको और भी फायदा दिया जाए तो इसमें चेंज होता रहता है। टर्नओवर हमेशा 1 साल का ही होता है। टर्नओवर जो निकालते हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष के अकॉर्डिंग निकालते हैं।
कि एक वर्ष में किसी उद्योग ने, किसी फैक्ट्री ने, किसी व्यापारी ने कितने रुपए की खरीद और बिक्री की है टोटल। बचत से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत समझना कि टर्नओवर का मतलब इतनी बचत हो गई उसको, नहीं, इतने रुपए का उसने सामान बेचा और खरीदा है टोटल, और ये निवेश किया है। टर्नओवर निकलता है 1 साल में। ठीक है, अगली जो पॉलिसी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने बहुत ही संवेदनशील कार्य किया है। ऐसा वर्ग है जिन लोगों के पास घर नहीं है, आज भी काफी लोग हैं, बेघर लोग हैं, बाहर घूमते रहते हैं, उनको सरकार ने घर देने के लिए 50 वर्ग प्रति फीट, 50 वर्ग फीट का घर देंगे सभी को। उसके लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। कौन सी नीति है? राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। नाम से ही पता चल रहा है, जो बेघर हैं उनको विकसित किया जाएगा, उनका पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। क्या उद्देश्य है इसमें? कि बेघरों को प्रति व्यक्ति 50 वर्ग फीट की छत उपलब्ध करवाना, यही कीवर्ड है इसका, लिख लो इसे। प्रति व्यक्ति मतलब परिवार, बेघर लोगों में परिवार ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति घूम रहा है, 2 साथ में घूम रहे हैं, तो कोशिश किया, ऐसे नहीं कि एक घर बना दिया उसमें 5 लोगों को दे देंगे। कोशिश की जा रही है यदि एक ही परिवार के नहीं है तो एक व्यक्ति को एक छत, 50 वर्ग फीट वाली छत या फिर घर उपलब्ध करवाया जाएगा। लिख लो इसे। बेघरों को प्रति व्यक्ति 50 वर्ग फीट की छत उपलब्ध करवाना। इन पॉलिसीज को, इन अभियानों को हमेशा के लिए याद रखना है। ऐसे नहीं कि हमारी एग्जाम आएगी, एग्जाम में ये काम आएंगे, ये आपको आंसर लिखने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। समझ गए? हमारे पास आंकड़े होने चाहिए, हमारे पास मैटर होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में। आपसे 100 शब्दों में कोई भी आदमी पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भी बेघर हैं, भिखारी हैं, इनके लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। या फिर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि बेघर व्यक्ति हैं, भिखारी लोग हैं, इनको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, इनके लिए आपको यदि अधिकारी बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे। तो पहले तो उन कामों को करना है जो सरकार पहले से काम कर रही है। जैसे यदि आपको ध्यान में है कि सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को चिन्हित करूंगा, उनकी मॉनिटरिंग करूंगा और उनको इस योजना के तहत, इस नीति के तहत, इस अभियान के तहत उसे लाभ प्रदान करूंगा। ऐसे हम बताने की स्थिति में है। तो काफी चीजें, कोई भी चीजें भूलने की नहीं होती है। ऐसे नहीं कि करंट का बिंदु है, मेरी एग्जाम 6 महीने बाद में है, काम नहीं आएगी। आजकल तो जो भी नॉर्मल जीके के क्वेश्चन है वो भी किससे बनते हैं? करंट से ही बनते हैं। जो भी बिंदु करंट में चर्चा में है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसके बाद में अगला पॉइंट में लूंगा, पैनोरमा। पैनोरमा बनाया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। पैनोरमा क्या होते हैं? म्यूजियम होते हैं। जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई प्रसिद्ध महिला है, तो उसका एक म्यूजियम बनाएंगे, उसकी एक मूर्ति बनाएंगे, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी का चित्र बनाएंगे वहां पे, और बिल्कुल सरकार के द्वारा निर्माण किया जाएगा और उसको पर्यटन के लिए खोला जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको देखे, उससे प्रेरित हो, उसके जो भी पॉजिटिव संदेश हैं उनको लाभ प्राप्त हो सके। जैसे अभी पढ़ेंगे, पन्नाधाई का जो पैनोरमा बनेगा वो पांडोली चित्तौड़गढ़ में बनेगा। केसरी सिंह भारत का बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में।
तो चर्चा में तो क्या है, केसरी सिंह बारट। तो क्वेश्चन कहां से बनाएगा वो जीके में भी, उसके आसपास, या तो केसरी सिंह बारट से बना देगा या उसके आसपास जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वहां से बनाएगा। पन्ना धाई से क्वेश्चन कैसे बनाएगा, चित्तौड़ के मेवाड़ इतिहास से बनाएगा। ऐसी चीजें लिंक होती है। तो इसके बाद में टॉपिक है हमारा पैनोरमा। पैनोरमा, अभी सरकार ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, सरकार ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है कि केसरी सिंह बारट का पैनोरमा बनाया जाए और पन्ना धाई का पैनोरमा बनाया जाए। वास्तव में देखें तो पैनोरमा क्या है, एक म्यूजियम है। क्या है, म्यूजियम है। इसमें क्या बनाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, जीवन के संदेश को चित्रकला में दर्शाते हैं, चित्रकला में दर्शाते हैं। काफी देवताओं के पैनोरमा बने हुए हैं, काफी प्रसिद्ध लोगों के पैनोरमा बने हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो अभी सरकार ने पन्नाधाई और केसरी सिंह बारट के पैनोरमा के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है, कि बजट पास कर दिया है। किस किस के लिए किया है, एक तो केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, और एक पन्नाधाई। दोनों के बारे में आप जानते हैं, इतिहास में पढ़ा होगा। यही पूछ सकता है कि इसका पैनोरमा कहां पर बनेगा, शाहपुरा। कौन सा शाहपुरा, जहां आप बैठे हो, और भी शाहपुरा है। आपको तो ये लगता है कि हम ही हैं, हमारा ही शाहपुरा है, बल्कि और भी दुनिया है। और पन्नाधाई का कहां पर बनेगा, पांडोली, चित्तौड़गढ़। पांडोली, चित्तौड़गढ़। वापस से समझा रहा हूं, ऐसे म्यूजियम बनाया जाएगा, ऐसे चित्रशाला बनाई जाएंगी जहां पे प्रसिद्ध व्यक्ति, क्रांतिकारी, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, कोई देवता है, कोई लोक देवी है, उनके पैनोरमा बनाती है राजस्थान सरकार। अभी किस किस का पैनोरमा बनाया जाएगा, केसरी सिंह बारट और पन्नाधाई। केसरी सिंह बारट का कहां पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। पन्नाधाई का पांडोली, चित्तौड़ में। ठीक है, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। पैनोरमा के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। लिख लो इसे। पैनोरमा के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है, कौन कौन से, एक तो केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, दूसरा पन्नाधाई पैनोरमा। केसरी सिंह बारट के कहां बनाएंगे, शाहपुरा भीलवाड़ा। पन्नाधाई का कहां बनाएंगे, पांडोली, चित्तौड़। शायद याद हो गया होगा ये तो क्लास में, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, याद कर लेते हो क्लास में। लिख लिया। कौन कौन से पैनोरमा के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, केसरी सिंह बारट पैनोरमा और पन्नाधाई पैनोरमा। केसरी सिंह बारट कहां से, शाहपुरा भीलवाड़ा। पन्नाधाई कहां पर है, पांडोली, चित्तौड़। इसके बाद में जो करंट का बिंदु है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो 5-6 बिंदु है, 5-6 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक चर्चा में है जनवरी के महीने में महोत्सव, पतंग महोत्सव नाम सुना होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऊंट महोत्सव पढ़ चुके हैं, मरु महोत्सव पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसी प्रकार माही महोत्सव रह गया था एक, माही महोत्सव। कहां पर है, माही नदी, मुख्यतः बांसवाड़ा में। तो माही महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, बांसवाड़ा। माही महोत्सव हो गया, माही महोत्सव
बांसवाड़ा में। पतंग महोत्सव जयपुर, ये भी हो गया। तो जयपुर में जल महल जयपुर में मनाया गया था। कब कब उड़ाते हैं पतंग जयपुर में? 14 जनवरी को। 14 जनवरी के एक दिन बाद में 15 जनवरी को हवा महल महोत्सव मनाया गया जयपुर में। एक ये लिख लो, हवा महल महोत्सव। हवा महल महोत्सव स्थान कौन सा है? जयपुर। हवा महल कहां पर है? जयपुर में। कब मनाया गया ये? 15 जनवरी 2023। किसके द्वारा मनाया जाता है ये? पर्यटन विभाग के द्वारा। पर्यटन विभाग के द्वारा। लिख लो इसे। बहुत बेसिक चीजें हैं, यदि हम कनेक्ट रहेंगे करंट से तो बहुत सिंपल है, याद भी हो जाता है। लिख लो सेम ऐसे ही, हवा महल महोत्सव स्थान जयपुर। कब मनाया गया? 15 जनवरी 2023 को। कब? 15 जनवरी 2023। किसके द्वारा संचालित है ये? लिख लिया सभी ने? एक बिंदु रह गया हमारा कि जनवरी के महीने में राजस्थान से चर्चित व्यक्ति रह गया हमारा बिंदु। कुछ नीतियां भी देखा हमने, कुछ अभियान भी देखा हमने, कुछ योजना भी उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, कोई मिशन भी हमने देखा, कोई करंट का कोई बिंदु है जैसे जम्बूरी पढ़ा हमने, संविधान पार्क हमने पढ़ा ये चीजें। उसी क्रम में जो भी चर्चित व्यक्ति हैं इस महीने के, उनके बारे में बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र के लिए चर्चा में रहा है। तो आगे लिखो चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति, सबसे पहले तो मैं उन्हीं के बारे में बता देता हूं। एक है एम.एल. लाठर, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मोहनलाल लाठर। पहले क्या थे ये? एक्स डीजीपी ऑफ राजस्थान पुलिस, कि राजस्थान पुलिस के डीजी रह चुके हैं ये। अभी प्रेजेंट में क्या है ये? वर्तमान में इन्हें राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। लिख लो इसे। एम.एल. लाठर। नया डीजीपी है उमेश मिश्रा। एक्स डीजीपी एम.एल. लाठर, मोहनलाल लाठर वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया। जानते हैं इनके बारे में? तो नाम सुना है, बहुत ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो दूसरा। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा हमने, एम.एल. लाठर, एक्स डीजीपी ऑफ राजस्थान पुलिस, अभी वर्तमान में क्या है? राज्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि और कौन से व्यक्ति हैं जो चर्चा में हैं। इमरान खान मेवाती। मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक टीचर इनके बारे में जानता होगा। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में एक जागृति लाई है इन्होंने। शिक्षक हैं ये, कहां के रहने वाले हैं ये? अलवर के, अलवर के निवासी हैं ये। क्या है ये? राजस्थानी शिक्षक है ये, टीचर हैं। अब देख लो, टीचरों को भी हमें याद करना पड़ता है, जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा संदेश देते हैं,
समाज में, राज्य में, देश में, बल्कि इन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाई है। इन्होंने शिक्षा की जागृति के लिए, लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए फ्री में डिजिटल ऐप बना दिया, पूरा मटेरियल उस पर स्टोर कर लिया, जैसे नहीं बनाते पीडीएफ वगैरह प्रत्येक बुक की, इस प्रकार से इन्होंने डिजिटल मेवाती ऐप बनाया था। उसमें शिक्षा के बारे में, प्रत्येक बुक्स के बारे में पीडीएफ था, पूरा मटेरियल था। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के रूप में इन्हें चुना गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर के हैं। क्या है ये? शिक्षक हैं। इन्होंने डिजिटल मेवाती ऐप बनाया था। बहुत ऐप बना रखा है इन्होंने शिक्षा के लिए। हाल ही में चर्चा में क्यों है? हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। समझ गए? लिखो इनके बारे में। चर्चित व्यक्ति में किसको लिखेंगे? इमरान खान मेवाती। किसका? अच्छा, बिल्कुल, काफी योगदान है इनको। इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत फ्री में ऐप बनाए हैं, फ्री में प्रचार प्रसार किया है। ये मेव क्षेत्र से आते हैं, अलवर में, और मेव क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अलवर से हैं, राजस्थानी शिक्षक हैं, डिजिटल मेवाती ऐप बनाया था। हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया। कौन है अगले व्यक्ति? इमरान खान मेवाती। कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर के हैं। क्या है? टीचर है। क्या बनाया इन्होंने? डिजिटल मेवाती ऐप बनाया है। हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। चलें आगे। आगे हैं शिवा चौहान। शिवा चौहान महिला ऑफिसर है। ये उदयपुर के रहने वाले हैं, उदयपुर निवासी। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है? कहां पर है सियाचिन ग्लेशियर? इधर है, लद्दाख में है। लद्दाख में कौन सी पर्वत श्रेणी के पास में है? कौन सी नदी घाटी है वहां पे? कौन सी नदी का उद्गम होता है वहां से? सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी शोक नदी की सहायक नदी है, और शोक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इस ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए कौन से दर्रे का यूज किया जाता है? खारदुंगला। कौन से दर्रे का यूज किया जाता है? खारदुंगला। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात प्रथम महिला ऑफिसर है ये। राजस्थान में उदयपुर की रहने वाली है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात प्रथम महिला अधिकारी है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात प्रथम महिला अधिकारी कौन है? महिला अधिकारी प्रथम शिवा चौहान। कहां की रहने वाली है? उदयपुर की। लिख लो इसे। हाँ,
पढ़ लिया। शिवा चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर से। क्यों चर्चा में है हाल ही में? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात प्रथम महिला अधिकारी। उसके बाद में हाल ही में जयपुर में हर वर्ष होता है JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नाम सुना है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसमें साहित्य के क्षेत्र में कवि सम्मेलन इत्यादि होते हैं, इसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं, प्रदर्शनी होती हैं, तो वहां पे पुरस्कार भी दिया जाता है। तो एक व्यक्ति है के सच्चिदानंद। कौन है? के सच्चिदानंद। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, JL लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में इन्हें 8वां महाकवि कन्हैयालाल, महाकवि कन्हैयालाल पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान में साहित्य अकादमी है, कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में। साहित्य अकादमी में काम कर चुके हैं ये, सेक्रेटरी थे पहले ये साहित्य अकादमी के, साहित्य अकादमी राजस्थान के सचिव रह चुके हैं, ये सचिव रह चुके हैं। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो कन्हैयालाल पुरस्कार दिया जाता है, महाकवि कन्हैयालाल, तो 8वां पुरस्कार किन्हें दिया गया है? के सच्चिदानंद को दिया गया है। लिख लो इसे। पूरा नाम है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। JLF 2023 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड या पुरस्कार दिया गया है। आठवां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया उधर लिया ऑफिस, उधर नहीं है, ऑफिस में ही है, ऑफिस से लिए 2 लिख लेगा सभी ने। ये आगे लिखेंगे प्रीतम सिंह जेतावत, प्रीतम सिंह जेतावत पाली के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? ये पाली के निवासी हैं। ये भी ऑफिसर हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पे, गणतंत्र दिवस पर राजपथ का नाम क्या कर दिया आजकल? कर्तव्य पथ पर वायुसेना के गरुड़
गरुड़ कमांडो दल की कमान संभाला था। 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर वायुसेना के गरुड़ कमांडो दल की कमान संभाला था। प्रीतम सिंह लेडीज है। कमान मतलब जो परेड थी, दल था, उसकी कमान संभाला था इन्होंने। हाँ चलो, पाली के निवासी थे। 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर, पहले क्या नाम था कर्तव्य पथ का? राजपथ। अभी क्या नाम है? कर्तव्य पथ। लिख लिया सभी ने? कर्तव्य पथ पर वायुसेना के गरुड़ कमांडो दल की कमान संभाला था या संभाली थी। ठीक है। अंडमान द्वीप समूह के बारे में जानते हो? कितने द्वीप हैं टोटल? 572 द्वीप हैं टोटल। अंडमान में कितने? 553। निकोबार में 19। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। तो काफी द्वीप हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी द्वीपों का हमने नामकरण कर रखा है, नहीं है। काफी द्वीप तो पढ़ते हैं हम, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, मध्य अंडमानी, उत्तरी अंडमानी, दक्षिणी अंडमानी, स्वराज द्वीप, नाम सुना है? सुभाष चंद्र द्वीप, शहीद द्वीप। तो काफी द्वीप अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं है। तो काफी द्वीप हैं जिनका अनाम, नाम नहीं है उनका, अनाम द्वीप है। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 21 द्वीपों का नामकरण किया गया था। कितने द्वीपों का? 21 अनाम द्वीपों का क्या किया गया था? नामकरण। 21 व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, जो परमवीर चक्र, इन चक्रों से मतलब उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। उसी में भारत राजस्थान से हैं 2। एक तो है शैतान सिंह, एक तो कौन है? शैतान सिंह, एक तो है शैतान सिंह है, और एक है मेजर पीरू सिंह। दोनों ही मेजर हैं, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। इन दोनों के नाम पर 21 द्वीपों में से 2 द्वीपों का नाम रखा जाएगा। समझ जाओगे? 21 में से राजस्थान के कौन कौन से हैं? मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। इनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। तो लिखो, मैं लिखवाता हूं। हाल ही में मेजर शैतान सिंह तथा मेजर पीरू सिंह के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण रखा जाएगा। चलो, 21 व्यक्ति चयन किया है, 2 द्वीपों का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। 21 अनाम द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। ये मुख्य व्यक्ति थे, चर्चित व्यक्ति थे राजस्थान के। कई बार पूछता है बुक, कोई पुस्तक का नाम। बुक तो बहुत पुरानी है लेकिन हमेशा चर्चा में रहती है। इस समय एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो एक बुक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स।
एग्जाम वॉरियर्स, वॉरियर्स किसकी है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी की बुक है, पीएम महोदय द्वारा लिखी गई बुक है। ये चर्चा में क्यों है हाल ही में? क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया है। तो इसके बाद में हम एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बुक। क्या नाम है? एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स। कौन है इसमें लेखक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। चर्चा में क्यों है? कि हाल ही में इसका लोकार्पण महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। यह पुस्तक 13 भाषाओं में लिखी जा चुकी है। तो पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। लेखक कौन है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। और चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसका लोकार्पण महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। जो भी संवैधानिक पद हैं, गलती सभी से होती है, उनको हमेशा सम्मान के साथ में बोलना चाहिए। लिख लो, पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। किनकी है? नरेंद्र मोदी जी की। ये तो याद हो ही गई होगी आपको, कभी नहीं बोलोगे इसे, क्योंकि आपकी जब भी एग्जाम आएगी तो उससे पहले इसको पढ़ के जाना, तनाव नहीं आएगा। किस प्रकार से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, टेक्निक बताते हैं मोदी जी। मोदी जी किस प्रकार से ज्यादा सीटें प्राप्त करते हैं, वोट बैंक प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आपको ज्ञान देते हैं इसी बुक के माध्यम से, कैसे आप नंबर ला सकते हैं। पढ़ोगे सभी? जब भी आपके एग्जाम हो, से पहले इसे पढ़ के जाना। ये 13 भाषाओं में लिखी हुई है अभी तक। कितने भाषाओं में है? जो भाषा आपको अच्छी लगे उसी में पढ़ना आप, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चलें आगे। इसके बाद में हमारा आज का लास्ट पॉइंट होगा, एक है सैन्य अभ्यास। पूछ लेता है कई बार, सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन सर्द हवा, ऐसे पूछते हैं ना। तो एक इंपॉर्टेंट है साइक्लोन फर्स्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाद में लिखना आप, साइक्लोन फर्स्ट। वास्तव में क्या है? एक सैन्य अभ्यास है। एक सैन्य अभ्यास है। किस किस के मध्य है? पहले तो ये कहां पर? जैसलमेर में। जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान में ही है। किस किस के मध्य? भारत और मिस्र के मध्य। तो ये लास्ट पॉइंट है, लिख लो इसे। साइक्लोन फर्स्ट एक सैन्य अभ्यास है